अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक लंबी खामोशी के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बार फिर मुतहरिक हुई है। पीडीएम ने कराची में जलसा करके इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया है, लेकिन अहम बात यह है कि पार्लियामेंट की तीसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी इस दफा पीडीएम के साथ नहीं है। पीडीएम एक अलग रास्ते पर है और बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ जियालों की ताकत से हुकूमत गिराने का दावा कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने हुकूमत को परेशान करने की बजाय मजीद मुतमईन कर दिया है। हुकूमती रहनुमा पीडीएम को चैलेंज दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आने का शौक पूरा कर लें। गुज़िश्ता रोज कराची के बाग जिना में जलसे से खिताब करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाखों का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। इस पर रद्दमल देते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन बड़े शौक से मार्च करे, अपोजिशन फंस जाएगी और पछताएगी। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सखर में खिताब करते हुए नून लीग पर भी तनकीद की और कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो और लाहौर का हो तो वो मजे कर रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। बात करेंगे नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब एक साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, उन्होंने मार्च का ऐलान किया है, बड़े वक्त के बाद किया है। आप कह रहे शौक पूरा करें, आएंगे तो फंस जाएंगे, पछताएंगे। कैसे पछताएंगे, कैसे फंस जाएंगे? आपके लिए क्यों नहीं मुश्किलात खड़ी करेंगे? वो कह रहे हैं ना मज़ामत करेंगे ना मुफाहमत करेंगे, बीच चौराहे और चौक में ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अगला इलेक्शन 23 का फेयर श्योरिटी दीजिए। श्योरिटी देते हैं, फेयर होगा। किससे श्योरिटी चाहिए आपको? देखें, दुनिया की सियासत जा रही है पेशावर की तरफ, ये जा रहे हैं कराची की तरफ और ये कह रहे हैं जनाब अली कि आप इस्लामाबाद आए। दुनिया हालात जो हैं इस तेज़ी से बदल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं है। आप तो दिसंबर में हमारा इस्तीफ़ा लेने आ रहे थे। अगर आप अगले इलेक्शन की मुहिम अभी से इतनी लंबी शुरू करना चाहते हैं 23 की, करें। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि मुल्क के मौजूदा हालात में और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी हालात में बैनुल-अक़वामी सियासत इस खित्ते की होने जा रही है, ये मुल्क अपनी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है और आप लारी अड्डा बुला रहे हैं। कोई दिमाग है आपके अंदर? क्या करने जा रहे हैं आप? क्या चाहते क्या हैं आप? बड़े शौक से आए इस्लामाबाद, अपना शौक पूरा कर लें, कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी फजलुर रहमान साहब आए, इन्होंने ख़राब किया और अब कितनी पार्टियां रह गई हैं? ना इनके साथ पीपल्स पार्टी है, ना ANP है और उसके बाद जो पार्टियां हैं वो मेरी तरह अवामी मुस्लिम लीग की तरह पार्टियां, बाकी एक फजलुर रहमान को छोड़ के। और मौलाना फजलुर रहमान को ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। इनको छोड़ें परे, ये इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार है और 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। जितने मुल्क को लूटने वाले हैं, जिन्होंने करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट हैं और इस मुल्क का ख़जाना बाहर ले जाने वाले हैं, वो मुमकिन है जेलों में हो 2 साल के अंदर अंदर और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। शेख साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ होंगे। फिर उन केसेस के बारे में जिनके बारे में अदालतें कह चुकी कि सियासी इंजीनियरिंग है, नैब की अहलियत पर और केस की मेरिट्स पर सवालात उठा चुकी। आप खुद कह चुके एक हमारे शो में कि जो एहतसाब है वो इंतकाम बन गया है। उन केसेस में आप एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि ये 2 साल के अंदर अंदर जेल में होंगे, तो फिर इलेक्शन कैसे शफाफ होंगे अगर इलेक्शन से पहले ये जेल में होंगे? देखें, अगर इनके करतूत ऐसे होंगे, काले होंगे, अगर अदालतें ही सजा फैसला करेंगी ना कि इन्होंने बाहर जाना है, अंदर जाना है, ये सब ज़मानतों पे है, ये सब ज़मानतों पे है मोस्टली। और अगर 2 सालों में इनके केसों का फैसला नहीं होता तो फिर एहतसाब जो है वो बेमायनी होकर रह जाएगा। अल्टीमेटली ये केसेस 2 साल में फैसला होंगे और इनको अपने सियासी, अगर ये बरी होते हैं तो सियासत में हिस्सा लेंगे, अगर जेल में जाते हैं तो जेल भी ससुराल का घर है बाज़ लोगों के लिए, करप्ट लोगों के लिए नहीं, जो गैर तहमीयत, असूल और तकाज़ों के मुताबिक काम करते हैं। मगर शेख साहब, जो फैसला होगा अगर एहतसाब अदालतों से आता है तो इन्हीं केसेस के मेरिट्स पर आला अदालतों ने सवाल उठाए हैं। नवाज शरीफ साहब का जो फैसला था एक केस में, आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा है। तो ये कैसे शफाफ एहतसाब या शफाफ इलेक्शन माना जाएगा? और अगर सियासी तौर पर नवाज शरीफ साहब ज़रा नर्म रवैया इख्तियार करते हैं, मरीम नवाज साहिबा बैकफुट पर चली जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब आगे इदारों के साथ मामला ठीक करते हैं, फिर भी आपको लगता है जेल में जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। अदारों के साथ मामलात, अवाम देखें,
सारी दुनिया के इदारे इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान सारी दुनिया को साथ लेकर चलने का इरादा किए हुए है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। इमरान खान की हुकूमत पर अल्लाह का ख़ास एहसान है कि वो मुकद्दर का सिकंदर है इमरान खान, वरना अगर खून रेजी हो जाती अफ़गानिस्तान में तो हम फंस गए थे। और अगर वहाँ मामलात पीसफुल हो जाते हैं और वहाँ मामलात सेटल हो जाते हैं और दुनिया और इस रीजन के लोग उनके इस मसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये फ़ैसला तो इमरान खान ने ही दुनिया के साथ मिलकर करना है कि कब एक्सेप्ट करना है, कब उनको एक्सेप्ट और दुनिया के साथ एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या करेंगे जी, जलसा जलसा बहुत बड़े थके हुए ज़ेन की बात है। इतना बड़ा मीडिया इनको अवेलेबल है, इनकी गाड़ी का व्हील कप घूमे तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ऐसे मौके पे लोगों को इकट्ठा करना, कोविड में इकट्ठा करना, और दहशतगर्दी के ख़तरात हैं जी, आप कुछ नहीं कह सकते। खुद फजलुर रहमान साहब पे हमले हो चुके हैं, मुझ पर 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। सो हमें मौत हयात तो अल्लाह के कब्ज़े में, पर एहतियात करनी चाहिए, एहतियात लाजिम है। और ये जो लोगों को वैसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए बातें, कोई नई बात बताएं जो उन्होंने की है। इन्होंने कहा जी कि अमेरिकन को लिए होटल फजलुर रहमान साहब ने, बाबा कोई अमेरिकन नहीं आ रहा। तो शेख साहब इसकी तफसीलात बताएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत कयास सराइयाँ हो रही हैं, बेहतर है ताकि गलत खबरें ना फैलें। क्या इस वक्त स्टेटस है, अगर कोई फौजी आ रहे हैं तो क्या उनका अरेंजमेंट है, किस तरीके से जाएंगे, क्या मामला? 3000 लोगों का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, सारे होटल खुले हैं, लोग कोई नहीं आया। उन्होंने कल ख़त्म हो जाएगी जी 31 तारीख रात 12 बजे, 24 घंटे मेरा ख्याल रह गए हैं, या 26-28 जितने, कल 31 तारीख ख़त्म हो जाएगी। सो हमारे पास कोई अमेरिकन नहीं आ रहे अभी तक। जिस वक्त मैं शाहजेब इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ की लोग फ़ोटोएं निकाल रहे हैं। हमारे पास 500-600 लोग एयरपोर्ट पे ट्रांजिट रुके हुए हैं, 700 तक होंगे, 400 कल 550-600 थे। इन लोगों को जो इनके स्पॉन्सर हैं वो जहाज़ों पे ले जा रहे हैं, ले जाए भाई। क्या ये हमारी कौमी जिम्मेदारी नहीं? हम एटॉमिक कंट्री हैं कि हम दुनिया को इनखला में सहूलत दें, और इसको लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि हमने इनखला में, क्या सिर्फ हम ही ने ये खला की क्योंकि हम नज़दीक तरीन है इसलिए? क्या इंडिया दे इनको इनखला के लिए? इंडिया की तो सफ़े मातम बिछी हुई है, उसने तो प्रोपेगेंडा करना है, उसकी तो सारी इन्वेस्टमेंट तबाह बर्बाद हो गई है। 80,000 लोगों का जान का कैजुअल्टीज़ हमारी जो हैं उसको लोग भूल जाएंगे क्या? देखिए ना, असल मसला तो ये है कि सारे खित्ते में अगर एक नई सियासत होने शुरू हो जाती है और सेंट्रल एशिया तक चली जाती है और चीन का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ईरान का, रूस का, उज़्बेक का, ताजिक का, टर्की का, तो पाकिस्तान उसमें सरखेल होगा। और पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ये किस चक्रों में चले हैं जी, इस्लामाबाद जाना है जी, इस्लामाबाद जाना है। इधर खाला का घर है आपका, अपने इस्लामाबाद आना, आए बैठे, आप बैठ के भी देख चुके हैं, आप हमारे इस्तीफे भी मांगने आ चुके हैं। आप जलसा करते रहें, आप 2 साल तक करें। इंशाल्लाह जब इलेक्शन का वक्त होगा 2023 में, आपकी ये पोजीशन इससे भी ख़राब होगी जो आज है। और साहब अगर कैसे ख़राब होगी? शहबाज शरीफ साहब तो इदारों को पैगाम दे रहे हैं कि 74 सालों में जितना सपोर्ट इदारों ने इस हुकूमत को किया है, किसी हुकूमत को नहीं किया। अगर 20-25% भी किसी हुकूमत को करते तो वो ज़्यादा बेहतर कामयाब होती। वो आज भी कह रहे थे कि इन्होंने, इनकी इतनी नाअहली है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद भी बेड़ा गर्क किया है इस हुकूमत ने इस वक्त मुल्की मामलात का। देखें, ये पैदा ही इदारों के घोंसलों में हुए हैं। ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। अगर कोई शख्स इनका जनरल जिलानी से पहले एक बयान, मैं उस वक्त साथ था इनके, जब डॉर्चेस्टर होटल के आगे ये गाड़ियों की शनाख्त हो रही थी और फ़ोन आया कि जी आ जाएं, आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो आ गए। और फिर एयर मार्शल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसके पास गए इनके वालिद मरहूम समेत, और वालिद मरहूम समेत उनके पास गए और उनको कहा जी कि हम माफ़ी चाहते हैं, हमें वजारत मिल रही है। फिर आगे बिजनेसमैन होता है, वो लगाता है और बनाता है और खाता है और कमाता है और फिर मुल्क से बाहर ले जाता है। यही इनका मेन फार्मूला है। और दुनिया में हर आदमी ने मेहनत की इख्तिदार में आने से पहले, समेत ANP पे। हालांकि मेरा बादशाह खान, मैं पहले बादशाह खान के बारे में एक राय रखता था जब बहुत नौजवान स्टूडेंट था। जब मैंने बादशाह खान के साथ शोरश और ज़रूलाई के घर में गया तो वली खान से, जो मेरे मैथ्स फन से मेरे तल्लक नहीं थे, लेकिन बादशाह खान और वली खान साहब, वली खान तो मेरा मतलब है मेरा जितना मरहूम से मजाक था। ये सियासतदान थके हुए सियासतदान हैं,
ये बार्गेनिंग पॉइंट के लिए सियासतदान बने हुए हैं। और इमरान खान दुनिया इधर से इधर हो जाए, इनके साथ कोई दरमियानी रास्ता नहीं इख्तियार करेगा। अदालतें छोड़ती हैं तो इनको छोड़ दें, वरना 2 सालों में इनके केसेस के फैसले हो जाएंगे। शेख साहब, आप गेट नंबर 4 की बात करते हैं ना, तो फिर ऐसा कोई चांस नहीं है मरीम नवाज़ खामोश हो जाएं, नवाज शरीफ साहब सॉफ्ट हो जाएं और शहबाज शरीफ साहब के लिए दरवाजे गेट नंबर 4 के खुल जाएं? देखें, शहबाज शरीफ तो कभी गेट नंबर 4 से निकला ही नहीं, लेकिन हर वक्त गेट नंबर 4 नहीं होता। जनरल कियानी के बाद वो गेटों के रास्ते भी बदल गए हैं। वो गेट नंबर 4 उधर कहीं चला गया, आर्या टंच भाटे की तरफ। सो अब एवरी डे इज नॉट संडे माय डियर, सो एवरी डे इज नॉट संडे। इनका संडे इतवार बाजार हो गया है। सो अब ये फिरते रहे गली गली, कोई इनकी सियासत मुझे दिखाई नहीं दे रही। और अल्टीमेटली पीछे वही हैं। शहबाज शरीफ एक फेस है, सियासत उन्हीं की है। और वो एक आदमी को 3 कबूतर मिले या 3 शिकार मिले, उसने कहा एक मेरा नवाज का, एक मेरे भाई शहबाज का, और ये तीसरा उसने कहा जो कोई मांगे उसकी ऐसी की तैसी। सो ये ख्वाहिशों का एक समुंदर है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये पीछे से सियासत उन्हीं की है। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। एक माइल्ड चेहरा बना के और मुस्कुराहट का समा पैदा करके दिल की कालक को छुपाया नहीं जा सकता। सो दे आर नॉट व्हाट दे आर। वैसे साहब, बार बार 2023 में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन का ये कहना है कि जिस किस्म का बजट दिया है हुकूमत ने, इनका इरादा नहीं है 2023 में इलेक्शन कराने का। ये इलेक्शन बजट है, अगले साल इलेक्शन होगा। क्या ऐसा कोई इरादा है आपके ख्याल में कि पहले इलेक्शन कराना है हुकूमत ने, अगले साल कराना है? देखें, हम भी जब अपोजिशन में थे ऐसी बातें करते थे। ये फैसला इमरान खान का है, उसने कब इलेक्शन कराना है। सो जो इंटरनेशनल सूरत हाल इस वक्त जन्म पा चुकी है, वो तो पहले इलेक्शन की मुझे अब दिखाई नहीं देती। पहले मैं शायद आपकी बात सोच लेता, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसके नए महरक़ात हैं। इराक़ की सूरत हाल क्या है, यमन की सूरत हाल क्या है, सीरिया की। हमारे पड़ोस में देखें, आग लगी हुई है, आग और खून की बारिश हो रही है, आग की। और एक हमारे पड़ोस में एक जो सूरत हाल बनी है जिसको सारी दुनिया वॉच कर रही है, और हमारी भी दुआ है कि वहाँ अमन हो। और उन्होंने आम माफ़ी दी है, उन्होंने ख़वातीन को काम करने और तालीमी इदारों में जाने की बात की है, और उन्होंने दुनिया के साथ राब्ते रखने की बात की है। और ये ज़रूरी नहीं कि उनका हमारे साथ या चीन के साथ या रूस के साथ तल्लक हो, वो अब डिफरेंट लोग हैं, और मुमकिन है उनका अमेरिका के साथ भी तल्लक हो जाए। और मुझे कोई बैद नहीं कि वो भी उनके बारे में, क्योंकि ये एक बड़ा, पाकिस्तान एक अहम खित्ते में है। इनका जोग्राफिया तो जो है ना, वो यही है कि 4 शुगर मिलें होगी, 6 स्टील मिलें होगी, 2 टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ हो गई, और 2 और क्या इन दी एंड क्या हाल है, बर्गर ही खाता है आदमी। इन दी एंड आदमी बर्गर खा रहा है होटल में, और ये कौम उसका मजाक उड़ा रही है। भी उसके नसीब में बर्गर है, सब उसने छोड़ के जाना है। तो साहब, ये जब हुकूमत कहती है अगला इलेक्शन में हम जीतेंगे, तो अगला इलेक्शन जीतने का इनका इरादा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर है, या इस महंगाई को देखते हुए और इस कारकर्दगी को देखते हुए इस बुनियाद पर है कि इन्हीं केसेस में अपोजिशन को जेल में डालेंगे, इदारों के इनके साथ इख्तलाफात रहेंगे, इसलिए इलेक्शन हम जीत जाएंगे? आप आखिरी सवाल मुश्किल करते हैं। इनके लिए, अपोजिशन के लिए मुश्किल वक्त है, और ये मुश्किल वक्त से गुजरने वाले हैं। उसकी नौयत क्या होती है, वो किस तरीके और सलीके से होता है, इसके बारे में मैं अभी कुछ कहूँ तो कबल वक्त होगा। और इमरान खान को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान एक हकीकत है, और सीटें बढ़ती हैं, सीटें कम हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इनके हाथों, पहले तो मैं रिजर्व था बहुत सारे मसलों में, जब मैं इनकी सोच देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, शायद इनकी नालायकी भी इमरान खान की किस्मत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नाहल, नकम्मी, निकट्ठू, हैं जी, टाइम वेस्ट करने वाली और गलत टाइम को सिलेक्ट करने वाली अपोजिशन नहीं देखी। और इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया होने के बावजूद 3 साल हमारे गुजर गए हैं जी, 1 साल और हमारा कारकर्दगी से पहले अगर हमने ये दिखाना है, और चौथा साल तो देखो मेरे 7 लाख वोटर हैं। मुझे 6 महीने 4 महीने चाहिए अपने, किसी में जनाजे पे नहीं गया हुआ, किसी, देखें 50% वोट होते हैं कैंडिडेट के, 50% वोट होता है पार्टी का। सो जो 50% अपना वोट है, आपको वो मुस्तरद कर दे, बेशक आपके पास 1 लाख का टिकट क्यों ना हो,
आप नहीं निकल सकते। सो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, हल्के में जाके नाराज़गियाँ दूर कर। अगर आपकी सियासत ऐसी है कि मेलसी है, मेलसी वोट ले गया, खिची है, खिची वोट ले गया, टवाना है, टवाना वोट ले गया, बट है, बट का ले गया, गुजर है, गुजर, जो अर्बन पॉलिटिक्स है वो तो बड़ी मुश्किल पॉलिटिक्स है जी। वोट मांगना दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और ऐसे एरिया में जो कि बड़े सेंसिटिव इलाके हों और कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो पढ़े लिखे और ज़िम्मेदार लोगों की हों, वहाँ वोट जो है वो मेहनत से मिलता है। उसमें पार्टी का भी दखल होता है, पर कैंडिडेट का भी दखल होता है। मैं इनकी सियासत शाहजेब नहीं देख रहा, और इस गलती पे ये 2 साल अगर कोई ऐसी बड़ी गलती कर जाए तो ये बड़े बहरान में भी आ सकते हैं। अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, ये किसी बड़े ही मसले में आ सकते हैं, क्योंकि ये वक्त मुल्क को, कौमी सलामती को, अदारों को आगे ले जाना है और दुनिया में ये साबित करने का है कि हम मैच्योर कौम है। और आगे ये समझते हैं कि जनाब ये अदारों की बात कर रहे हैं, फलां बात कर रहे हैं। भाई आप पे रिजेक्टेड का ठप्पा लग चुका है, और आप टाइम अपना बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लें, 2 महीने और ले लें, 3 महीने ले लें, 4 महीने ले लें। अल्टीमेटली आपके केसेस का फैसला 2 साल में हो जाएगा। और शहबाज शरीफ के केसेस जो हैं उसके ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसी और के बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक बात ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के केसेस स्ट्रॉन्ग हैं। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ये इस तरह फारग हो जाएंगे और हम पीछे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कम अक्ल ज़हनी पस्ती के शिकार बाज अकल के अंधे इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ही विल फाइट फॉर द लॉस्ट बुलेट एंड द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, एंड द टाइम विल प्रूव दिस, एंड दे विल बी ऑल डिफीटेड। बहुत शुक्रिया। हुकूमत तो उल्टा मुतमईन नजर आ रही है। जब अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की बात की है, पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। हुकूमत के इस कॉन्फिडेंस के बाद और इस बात के बाद कि 2 साल में तो सब जेल में जाने वाले हैं जिनके खिलाफ केसेस। एक बेहतर हुकूमत मुतमईन है कि अपोजिशन आए, पीडीएम आए, लॉन्ग मार्च करे, कुछ नहीं होगा। खुद पीडीएम को मसाइल खड़े होंगे और अगले 2 साल में जो नैब के केसेस हैं, हो सकता है कि इलेक्शन से पहले उसमें बहुत सारे रहनुमा जेल के अंदर हों। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब और कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब और कायरा साहब, राना साहब पहले आपसे, आपकी जमातें तो ज़ाहिर एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रही हैं। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जो सिंध का अपोजिशन लीडर होता है वो जेल में, जो लाहौर का है वो आज़ाद घूम रहा है। और हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। आपने कहा मार्च करेंगे, वो करें, और इलेक्शन से पहले इन 2 सालों में नैब के केसेस में बहुत सारे रहनुमा हो सकता है और अंदर हो जेल के। तो आपका अगला इलेक्शन भी जेल के अंदर होगा, तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और कैसे इस हुकूमत को गिरा लेंगे मार्च, लॉन्ग मार्च करके, जब पीपल्स पार्टी भी आपके साथ नहीं है? देखें, हुकूमत तो बहुत कुछ कह रही है, और इसी तरह से जो है वो हुकूमत में लोग जो है वो कहा करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल जो है वो सामने है कि इस हुकूमत ने 3 सालों में इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, सियासी रवादारी का बेड़ा गर्क कर दिया है, सवाए प्रोपेगंडे के और अपोजिशन के लोगों को गिरफ़्तार करने, उनके ख़िलाफ़ नजायज़ केसेस बनाने और अब उनको सज़ा दिलाने के अलावा इनका और कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। कोई इन्होंने यानी 3 साल बाद ये नहीं बता रहे कि हमने इस मुल्क की ये बेहतरी कर दी है और अगले 2 साल में हमने ये मेगा प्रोजेक्ट्स या बड़े काम जो शुरू किए थे उनको हम उनकी तकमील करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ इनका यानी एजेंडा है। राना साहब, ये एजेंडा काम किया है उनके लिए, जो एक हुकूमत, राना साहब इस एजेंडे ने काम किया है उनके लिए। वो इख्तिदार में आए भी, 3 साल हुकूमत भी की, अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, कहते हैं 2023 हमारा टारगेट है, अगले 2 साल में अकाउंटेबिलिटी के जरिए आप लोग जेल में होंगे, आप लोग डिवाइडेड हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। इट हैज़ वर्कड। हुकूमत के लिए काम किया है इसने, 2023 में क्यों नहीं करेगा? नहीं देखें, इसने कोई वर्क नहीं किया। वो बिल्कुल जो है वो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बरसे इक़्तिदार नहीं आए। बरसे इक़्तिदार तो वो एक मैनेज्ड इलेक्शन, एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में आए हैं। ये एक नाजायज़ हुकूमत है, ये इसको डी फैक्टो जो है वो तस्लीम किया गया है, ये डी जोरो हुकूमत नहीं है। ये
कार साहब, वक्त ये आ गया है कि हुकूमत कह रही है हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी ओपोजिशन मिली है। ये तो आपस में तितर बितर हैं। कल इन्होंने भी मार्च का अनाउंस किया, आपकी तरफ से तनकीद हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकाला जाए, वो रास्ता बेहतर था। फिर साथ में उन्होंने ये तनकीद की आज कि जी लाहौर का अगर अपोजिशन लीडर हो तो वो आज़ाद घूम रहा है और सिंध का है वो कैद होता है। ज़ाहिर है खुर्शीद साहब 2 साल से ज़्यादा कैद है, मगर शहबाज शरीफ साहब भी कैद में रहे, नून लीग के बहुत सारे रहनुमा कैद में रहे। आपको ख्याल में तनकीद मुनासिब तनकीद है? बात तनकीद की नहीं है, बुनियादी तौर पे खुर्शीद शाह साहब के साथ उनका अपना एक लगाव है और उस बात को बयान करने का एक तरीका है कि शाह साहब भी नजर करम के मुतमनी है और इस वक्त हम अदालत में गए हुए हैं बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाने के, और उनका केस ना चलने के बावजूद भी उनको 2 साल से जेल में रखा गया। तो आखिर क्यों? तो ये एक जो इस वक्त मवाजना किया जाता है, इस पे पहले तो देखिए कोई सच्चाई है कि नहीं, और अगर सच्चाई है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंडिविजुअल तनकीद क्यों नहीं हो सकती कि खुर्शीद साहब के साथ ज्यादती हो रही है? क्योंकि राना सना साहब के ऊपर तो हेरोइन का केस बनाया गया, शाहिद खान अब्बासी साहब को भी जो मौत की चक्की होती है उसमें रखा गया, सबके साथ हुई। तो ये प्रोविंशियल मवाजना क्यों हो कि जी इनके साथ इसलिए होता है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हम भरपूर तरीके से सारे मुश्तरका इस पे एहतजाज कर रहे थे। हम पीडीएम में थे तब भी कर रहे थे, जब पीडीएम में नहीं थे तब भी कर रहे थे। जब भी कोई ऐसा बात होती थी तो हम सारी जमातें, पीपल्स पार्टी में शमूल, सब उठाते थे। हम ये एक बयानिया है। सवाल ये है कि हुकूमत इस वक्त खुश हो रही है। हाँ, हुकूमत खुश हो रही है, लेकिन कुछ माह पहले जब तक पीडीएम मुस्तहिद ही पीडीएम का वजूद था तो हुकूमत की हालत क्या थी? 12 में से 11 इलेक्शन ये जब हारे बाय इलेक्शंस, जब सेनेट में शिकस्त हुई तो उसके बाद हुकूमत की तो टांगें लड़खड़ा गई, इनकी तो हवाइयां उड़ गई थी, इनके तो चेहरे उतर गए थे कि पता नहीं होने क्या लगा है हमारे साथ। सियालकोट का इलेक्शन जो मुस्लिम लीग की पक्की सीट है, ये कभी ना जीत पाते। हमारे आपस में होने वाले इस इख्तिलाफ ने बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को सपोर्ट दी है। राना साहब, आपकी नजरें हैं अगले इंतखाबात पर, तो कौन सा मार्च, कौन सी अदम एतमाद? इसलिए आप पीपल्स पार्टी की भी नहीं सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी मार्च करना चाहती थी, आपने इस्तीफों की शर्त रख दी थी, आज आप वापस मार्च करने की बात कर रहे हैं बगैर इस्तीफों के। उस वक्त पीपल्स पार्टी को नाराज क्यों कर दिया आपने? पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्ग मार्च करते तो हुकूमत पे दबाव रहता और पीडीएम रहती और आप बाई इलेक्शन जीतते, जो कि कायरा साहब कह रहे हैं, या उनको निकाल के आपको ज्यादा फायदा हुआ? देखें, अब इसके ऊपर जो है वो लीडरशिप में इख्तलाफ हो गया। एक मौक़िफ़ ये था कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये इस्तीफ़ों के बगैर जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एक मौक़िफ़ था कि नहीं जी ये इस्तीफ़ों के बगैर होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब वो वक्त गुजर गया। अब हमने जो दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है या दोबारा हम जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, वो लोगों के साथ एक अवामी राब्ता और लोगों को इस बात का जो है वो एहसास दिलाना और लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड लेना है कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर होना चाहिए, वोट की इज़्ज़त होनी चाहिए, और ये जो मैनेज इलेक्शन का तरीक़ाकार है इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए अवामी दबाव को बढ़ाने के लिए हमारे पास यही तरीके हैं कि हम जलसे करें, रैलीज़ करें, लॉन्ग मार्च करें, जो एक जमहूरी और आइनी और कानूनी तरीका है पुरअमन एहतजाज का। और इसके लिए जो है वो पीडीएम ने दोबारा से जो है ये प्रोग्राम शुरू किया है। पीपल्स पार्टी भी यही करेगी। पीपल्स पार्टी भी भले वो हमसे अलहदा करें, लेकिन ये अमल तो वो भी कर रहे हैं। साहब, ये कहा भी बिलावल ने कि हम अपना अलग से एहतजाज करेंगे और हमें सलाहियत है इस हुकूमत को गिराने की। तो हुकूमत ना ये गिरा पाएंगे ना आप गिरा पाएंगे। अपने अगले इलेक्शन की तैयारियां आप लोग कर रहे होंगे सड़कों पर आके, यही हो रहा होगा कायरा साहब? देखिए, एहतजाज तो हम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और मौसर एहतजाज बहरहाल वो था जब हम इकट्ठे थे तो ज्यादा तगड़ा था। हुकूमत को हटाने के लिए और गिराने के लिए भी उसी तरह के एहतजाज की जरूरत हो सकती है, वरना बहुत ज्यादा तवानाइयां कोई एक जमात चाहे तो उसको लगानी होगी। लेकिन हमारी तो गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी अपने अमल से या अपने एक्ट से पीछे नहीं हट रही। हम ये कह रहे थे कि अगर आप इस्तीफे देते हैं और वो सारे इस्तीफे रख के, जिस तरह मुस्लिम लीग के दौर में पीटीआई ने इस्तीफे दिए और वो 8-10 महीने रख के बैठे रहे और उनकी सीटें खाली रही, तो ऐवान तो चलता रहा। इसी तरह वो हमारे इस्तीफे रख के बैठ जाएंगे, इलेक्शन सेनेट का करा लेंगे
और उसके नतीजे में वो सेनेट जीत जाएंगे मुकम्मल तौर पे। साहब ये बहस आप दोनों के खत्म भी नहीं किया जा सकेगा। ये दोनों आप दोनों के दरमियान बहुत ये वाली बहस हो चुकी, तो मैं कहूँ हुकूमत तो सुकून करे ना कि आप लोग नहीं गिरा सकते, अब अपनी अपनी इलेक्शन की तैयारी आप लोग करेंगे। तो राणा साहब, ये बात आपकी बहरहाल मोतबर बात है कि अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हुकूमत की तो अयाशियां होंगी, लेकिन ये हुकूमत अपने तौर पे बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुकी और अभी इसको थोड़ा सा सांस इसलिए मिला कि लोगों के अंदर तासर आया कि अपोजिशन लड़ पड़ी, लेकिन फिर लोगों का ध्यान अपनी जिंदगी में आने वाली तलखियों की तरफ जाएगा और यकीनन इनके हुकूमत के जो फेलियर्स हैं, इनके जो स्कैंडल्स हैं, जब वो सामने आएंगे तो ये हुकूमत जो 4 महीने पहले लड़खड़ा रही थी अब ये दोबारा लड़खड़ाना शुरू हो जाएगी। लेकिन आखिरी गुजारिश इसमें यह है कि किसी भी सूरत में हमें आईनी तौर पे इस हुकूमत को गिराना, मतलब हम कह रहे हैं कि जी फेयर इलेक्शन होने चाहिए आइंदा, तो हम किससे मुतालबा कर रहे हैं? उस जिससे मुतालबा कर रहे हैं उससे मुतालबे के लिए हमें दबाव बढ़ाना होगा। अगर हम अदम एतमाद में जाते, कामयाब होते तो भी कामयाब और फेल होते तो भी उन पे ऊपर दबाव बढ़ता, वो क्योंकि उनको बहुत सामने आके उस पर हिम्मत करनी पड़ती, कोशिश करनी पड़ती। बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अपोजिशन के इस आपस में जो तनाव है इससे लम्हाती तौर पे हुकूमत को फायदा हुआ, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा फेलियर है वो इनका अपनी कारकर्दगी है, अपनी नालायकियां हैं, लोगों की जिंदगियों में लगी हुई आग है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने वाली है। इनको गिराने के लिए बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हुकूमत की, अपोजिशन की, सबकी राय सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आपको बात करें। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, जबकि इनखला के इन आखिरी दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। आज काबुल एयरपोर्ट पर दाइश ने एक और हमला किया और अफगान मीडिया के मुताबिक आज सुबह एयरपोर्ट के करीब एक गाड़ी से 6 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से 5 हमलों को एंटी मिसाइल सिस्टम की मदद से रोका गया, जबकि एक रॉकेट करीबी इमारत से टकराया। इन रॉकेट हमलों के बाद फायरिंग की भी आवाज सुनी गई। अफगान मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी आग लगने से तबाह हो गई। एक ही हफ्ते में एयरपोर्ट पर किया जाने वाला ये दूसरा हमला है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते 2 टारगेटेड हमले किए। इतवार को किए गए हमले के बारे में अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि उन्होंने गाड़ी पर ड्रोन हमले के जरिए एयरपोर्ट पर मुमकिन हमले को रोका है, लेकिन इस हमले में 6 बच्चों समेत 10 आम शहरियों की हलाकत भी रिपोर्ट हुई है, जिस पर तालिबान की शदीद मजम्मत भी सामने आई है। इस हवाले से तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का चीनी मीडिया से बात करते हुए कहना था कि अमेरिका के बगैर इजाज़त अपनी मर्जी से किसी दूसरे मुल्क में हमले गैर कानूनी हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर अफगानिस्तान में किसी मुमकिन हमले का खतरा था तो इसके बारे में हमें आगाह करना चाहिए था, ना कि अपनी मर्जी से कोई हमला कर देना चाहिए था, जिसके नतीजे में ये सिविलियन हलाकतें हुई हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में क्या सूरत हाल है? एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बहुत शुक्रिया। एजाज, अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, सिविलियंस की हलाकतों की खबरें हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त यहाँ पर काबुल में ये बात आम हो चुकी है, जो अहम जो एहलकार हैं पुलिस के और ख़ुद तालिबान के जो कमांडर्स हैं उनमें ये बात आम हो चुकी है कि जो ड्रोन अटैक्स हैं और अमेरिका की तरफ से जो टारगेटेड अटैक्स हैं वो 31 अगस्त की शाम तक होते रहेंगे और शायद एक आध दिन और भी लें, क्योंकि जिस वक्त तक अमेरिका की इवैक्यूएशन यहाँ से मुकम्मल नहीं होती वो हर उस शख्स को अटैक करेगा जिसके बारे में अमेरिका के पास इतला है कि वो उसके किसी शहरी को या और लोग जो इवैक्यूएट यहाँ से कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन फोर्सेस हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनको अटैक कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर अटैक होगा। तो इस हवाले से ये बात यहाँ पर जो तालिबान के कमांडर्स हैं, एक तालिबान कमांडर ने हमें खुद बताई है कि ये बात यहाँ पर आम है और वो इस सारे मामले पर इसलिए ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि दाइश समझते हैं तालिबान कि दाइश एक ऐसा प्रॉब्लम है जो खुद तालिबान के ऊपर भी अटैक करता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि काफ़ी यहाँ पर खौफ की फ़िज़ा है, किसी वक्त कोई भी अटैक हो सकता है और किसी को कुछ पता नहीं कि वो अटैक कौन कर रहा है। दूसरा जो अटैक है वो हुआ है आज सुबह हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो ये अटैक अमेरिका की तरफ से नहीं हुआ था। ये एक गाड़ी के अंदर 6 मिसाइल लगे हुए थे, वो मिसाइल जो है वो उन्होंने हिट करना था एयरपोर्ट को, लेकिन बाद में अमेरिकियों ने क्लेम किया कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से वो मिसाइल अपने निशाना हिट नहीं कर सके, एक इमारत को मिसाइल लगे, तो दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो एक दाइश की तरफ से जो मुमकिन अटैक्स हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। मतलब कल इनखला का आखिरी दिन है, तो जिस तरीके से इनखला हो रहा है, क्या अमेरिका अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा? कल इनखला हो जाएगा?
जी बिल्कुल शाहजेब, कल 31 अगस्त रात 12 बजे तक अमेरिका के पास टाइम है कि वो जितनी भी इवैक्यूएशन अपनी कर सकता है वो कर ले। इसके बाद जो एयरपोर्ट का कंट्रोल है वो अफगान हुकूमत के पास या तालिबान के पास चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त गैर एलानिया हुकूमत जो है तालिबान की है, फॉर्मली उन्होंने हुकूमत कायम नहीं की। कमांडर हिकमत हैं जो एयरपोर्ट के इलाके को कंट्रोल में किए हुए हैं। कल तो की जा रही है रात 12 बजे के बाद कमांडर हिकमत के पास पूरे एयरपोर्ट का कंट्रोल चला जाएगा। इस वक्त उनके पास एक सिविलियन हिस्सा जो एयरपोर्ट का है उसका कंट्रोल है, लेकिन जो मिलिट्री हिस्सा है जो अमेरिका के पास है उसका कंट्रोल नहीं है। तो कल रात 12 बजे तक वो हो जाएगा। इस दौरान तो ये की जा रही है कि दाइश ज़्यादा से ज़्यादा हमले करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अमेरिका कल ज़्यादा से ज़्यादा इवैक्यूएशन जो फ्लाइट्स है वो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने की कोशिश करेगा। तो क्या कितने लोग हैं अमेरिका के यहाँ पर वो बताने से, अमेरिकी जो एम्बेसी है, अमेरिकी जो हुकाम है वो बताने से जो एग्जैक्ट नंबर है वो गुरेज कर रहे हैं। लेकिन ये हमें जो तालिबान के ज़राए हैं वो बताते हैं कि कल वो गैर मामूली सिक्योरिटी देंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि एयरपोर्ट और इसके गिरदोनवा में कोई वाक़या ना हो। लेकिन उसके साथ साथ एयरपोर्ट और गिरदोनवा के जो इलाके हैं उनको हाई अलर्ट करार दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया एजाज। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उसको नोटिस के इख्तियार का मामला निमट जाने के बाद आज से दोबारा सहाफ़ियों की हिरासानी के मामले पर समाअत शुरू हुई है। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, मगर आज की समाअत के दौरान ही 5 में से 3 दरख्वास्त गुजारों ने तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। ताहम प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सहाफ़ी इमरान शफकत की दरख्वास्त अब भी बरकरार है और कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी इस मामले पर उसको नोटिस ले रखा है। इसलिए कोई पटिशनर हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में यह केस चलता रहेगा। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि आईन पाकिस्तान मीडिया को आज़ादी फराहम करता है। आज़ादी सहाफ़त का जिक्र तो भारतीय और अमरीकी आइन में भी है। कोई कानून आर्टिकल 19 के मुतज़ाद हुआ तो कलअदम करार देंगे। इस दौरान जब 3 दरख्वास्त गुजारों ने खुद को इस केस से अलग किया तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार अगर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। अदालत ने खुद को मुतमईन करना है कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस केस की मज़ीद समाअत 15 सितंबर को करेगी, जिसमें DGFIA, चेयरमैन पेमरा, IG इस्लामाबाद और अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ केसेस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इस मामले में कई मोड़ सामने आ चुके हैं। 20 अगस्त को जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा और जैसे जमाल बंदू खेल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर दौरान समाअत ही खुद नोटिस ले लेता है और 26 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर देता है। मगर अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में यह बहस छिड़ जाती है कि खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल सुमोटो लेने के इख्तियार के तयन के लिए अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दे देते हैं, लेकिन इस बेंच में सुमोटो लेने वाले दोनों जजेस को शामिल नहीं किया जाता। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल बंदू खेल को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर 23 अगस्त को 5 रुकनी बेंच 2 रुकनी बेंच के अहकामात पर अमल दरामद रोक देता है, मगर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 5 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा देते हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस को बाकायदा खत लिख देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच आमने सामने आ जाते हैं और एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। ताहम 26 अगस्त को 5 रुकनी बेंच ये फैसला जारी करता है कि आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है और यूं 26 अगस्त को 2 रुकनी बेंच का लिया गया आज खुद नोटिस तो वापस हो गया था, लेकिन सहाफ़ियों की दरख्वास्त बरकरार रखते हुए कायम मकाम चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया था, जिस पर आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को संजीदा खतरात लाहक हैं। मीडिया को गैर एलानिया सेंसरशिप का सामना है। ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जिनमें सहाफ़ियों को हिरासा किया जाता है, FIA की जानिब से नोटिस भेजे जाते हैं, सहाफ़ियों को उनके काम की वजह से गिरफ्तार किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, कातिलाना हमले होते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत से दिन दिहाड़े सहाफ़ी अगवा होते हैं, मगर कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं होता है। हुकूमत सिर्फ दावों और वादों तक महदूद रहती है। हाल ही में FIA ने सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफकत को अचानक गिरफ्तार कर लिया। उनके घर वालों को भी नहीं बताया गया। रमज़ान मई में सहाफ़ी असद तूर पर इस्लामाबाद में उनके घर में घुसकर हमला किया गया। मुसल्लह अफराद ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनसे पहले इस्लामाबाद में ही साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर फायरिंग हुई। गोली लगने से वो शदीद जख्मी हुए। गुज़िश्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद से ही सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया गया। किसी वाक़े के मुल्ज़िमान के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया गया और सबसे दर्दनाक कहानी 3 साल से लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की है। मुदस्सिर नारो अगस्त 2018 में अचानक लापता हो गए थे। मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी के दौरान उनकी अहलिया अपने शौहर की वापसी के लिए एहतजाज करते करते और उनकी वापसी का मुतालबा करते करते दुनिया से चली गई। उनका बेटा भी 3 साल का हो गया है, मगर एक बार भी अपने वालिद की शक्ल नहीं देख पाया है और अब तो वालदा का साया भी सर से उठ चुका है। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत में सहाफ़ियों के हिरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। गैर एलानिया सेंसरशिप की शिकायत सामने आई हैं
हुकूमत की मीडिया पॉलिसी सवालात की जद में रही है। आलमी इदारे भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का तस्करा कर रहे हैं। रवा साल जुलाई में जारी होने वाली रिपोर्ट में सहाफ़ियों के हुकूक की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरान भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में करार दिया गया था कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई है। ताब हुकूमत इस रिपोर्ट को मुस्तरद करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।